हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग की क्लास बायोलॉजी क्लास है। तो तैयारी अगर कर रहे हो तो वहाँ पे जीएस में विज्ञान साइंस का भी सिलेबस रहता है। सामान्य साइंस रहता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी। कहने का मतलब ये जो चार सब्जेक्ट हैं, इसमें से जो सामान्य क्वेश्चन है बहुत कठिन नहीं पूछता है इसमें से, लेकिन नॉर्मल सामान्य विज्ञान के नाम से जीएस में दिया रहता है। तो अगर तैयारी कर रहे हो आपको तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी, इन सब से जो नॉर्मल क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, जो उसी सामान्य विज्ञान के नाम से दिया रहता है, वो परीक्षा में आते हैं। तो शुरुआत कर दिए हैं। पहले बायोलॉजी आपका समाप्त कर दें, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी उतनी जो क्वेश्चन बनेंगे उसी बायोलॉजी में, जूलॉजी जो क्वेश्चन बनेगा इसी बायोलॉजी में। मतलब 3 पार्ट पढ़ाएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जो बॉटनी का है वो इसका है, जूलॉजी का है, सब बायोलॉजी इसी में एक ही में पढ़ा दे रहे हैं। वनस्पति विज्ञान का, जंतु विज्ञान को बायोलॉजी में सब मिक्सचर करके यहाँ पे उसको खाली आप लोग जानिए जीव विज्ञान है, इसी में आपको सब पढ़ना है। बात समझ गए ना? तो सब विषय कौन है? बायोलॉजी। इसी में जो वनस्पति वाला है, पादप वाले पार्ट है, वो भी इसी में पढ़ा देंगे। बात समझ गए ना? तो पहले हम लोग जीव विज्ञान को खूब अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो इसके पहले पाचन तंत्र पढ़ा दिए थे, एक क्लास इसकी लग चुकी है, लेकिन हमको पाचन तंत्र फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो पाचन तंत्र फिर से पढ़ाएंगे। तो आज पहली क्लास लेके आए हैं उत्सर्जन तंत्र, जो कि अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन को पूछता है। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र की जब बात आएगी तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। बात समझ गए ना? उत्सर्जन तंत्र क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की बात करेगा तो शरीर है, शरीर किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को रोकती नहीं है। ये गारंटी है कि शरीर किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होगा? खराब पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होगा? खराब पदार्थ। क्या शरीर किसी खराब पदार्थ को एक्सेप्ट करती है? कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। गारंटी है जितने अंदर जितने खराब पदार्थ हैं उनको शरीर बाहर फेंक देगी। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उत्सर्जन कहलाता है। सुनो, शरीर से बाहर निकालने की जो, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाता है। बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ को जो अंग निकालते हैं वह उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। बात समझ गए ना? और जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, जो खराब पदार्थ निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं या उत्सर्जन पदार्थ बोलते हैं। इतना समझ गए ना? देखो, शरीर से गंदगी को या अपशिष्ट पदार्थ को, इस बायोलॉजी में हम लोग क्या कहेंगे? उसको अपशिष्ट पदार्थ या खराब पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोलो, उत्सर्जन कहलाती है। जो अंग उसे निकालेगा वो क्या कहलाएगा? उत्सर्जी अंग कहलाएगा। और जो पदार्थ बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। तीनों समझ में आया? अगर तीनों के बारे में पूछेगा बता लोगे ना कि शरीर, पूरे शरीर से, बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। जो अंग इसे निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और जो पदार्थ निकलते हैं अपशिष्ट के रूप में उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। जैसे शरीर में कहा जाए तो पसीना क्या है बताओ? उत्सर्जी पदार्थ है ना। शरीर से निकलता है पसीना, स्मेल करता है ना। शरीर, पसीना हम लोग के शरीर का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है। और क्या है बताओ? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। देखो निकलता है बलगम, निकलता है, बलगम निकलता है शरीर से ना। तो बलगम क्या है बताओ? अपशिष्ट पदार्थ है। उसके बाद सीवम निकलता है, जानते हो सीवम? जो यहाँ पे देखो जब होता दाना यहाँ दबा के निकालते हैं, इस सफेद पे देखो सीवम बोलते हैं। वो भी क्या है शरीर का बताओ? अपशिष्ट पदार्थ है कि नहीं? मूत्र पेशाब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। मतलब ये शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर में रहने के लिए क्या है? घातक है ये। और उसके बाद जो काइल होता है, काइल समझ रहे हो ना? अरे मल जो होता है, मल, तो मल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? काइल बोलते हैं। तो ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। क्या शरीर इनको यहाँ एक्सेप्ट करती है? क्या इनको रखती है? बाहर फेंक देगी। अभी देखो एक दिन प्रक्रिया बंद हो जाए, देखो कहां पहुंच जाओगे? जिला हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। इसका मतलब शरीर किसी भी खराब पदार्थ को शरीर में एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बाहर फेंक देती है। ना गारंटी हो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो। कैसे करोगे? जाइए एक कांटा ले लीजिए, एक चुक लीजिए, जाओ और कह दो गारंटी, कहीं कांटा ले लो, उसके बाद कहीं धसा लो, तोड़ दो और कह दो हम इसको निकालेंगे नहीं, हम जिद कर लिए हैं। शरीर कहेगी कोई बात नहीं बेटा, मत निकालो। तुम जिद कर लिए हम निकालेंगे नहीं इसको,
कहीं कोई बात नहीं, तुम कांटा लिए धसा के तोड़ दिए ना। उसके बाद तुम कह रहे हो अब आप शरीर के लिए जो कांटा धसाए वो कांटा क्या हो गया है, अपशिष्ट पदार्थ है। अब तुम्हारी जिद है कि हम इसको निकालेंगे नहीं। क्या जिद है? निकालेंगे नहीं। शरीर 1-2 दिन इंतजार करेगी, 4-5 दिन देखेगी, निकाल ले ज्यादा अच्छा है। और तुम्हारी जिद क्या है? हम इसको निकालेंगे नहीं। देखो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। शरीर किसी भी खराब पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं करती है। जब तुम नहीं निकालोगी, 1 दिन इंतजार करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, जब जान जाएगा एकदम लेजी है ये, आलसी है, तो फिर वो अपना प्रक्रिया चालू करेगी। क्या करेगी? उसको पका देगी। फिर वो जब कुछ दिन वेट करेगी, तुम नहीं निकालोगे तो क्या करेगी? वो अपना सिस्टम लगाएगी, फिर उसको क्या करेगी? पकाएगी। और पकाने के बाद तब भी तुम जिद की हम निकालेंगे नहीं, कितना पक जाए, तो अपने आप फेंक देगी उसको। ऐसा होता है। अभी शरीर में कहीं कांटा वगैरह कुछ धस जाए, तुम जिद कर लो ना निकाले, अभी फैंच धस जाती है, देखो सब निकालने के बाद अगर उसमें एक पार्टिकल छोटा सूत जैसा बच जाता है, देखो तब भी पक जाता है। और पक के बिना उसको निकाली शरीर मानती नहीं है। तो शरीर खराब पदार्थ को एक्सेप्ट कतई नहीं करती है। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसीलिए जितने खराब पदार्थ हैं उनको कौन से अंग निकालते हैं? उत्सर्जी अंग निकालते हैं। तो उत्सर्जी शरीर में बहुत सारे अंग हैं। कौन कौन है बताओ? जहां जहां से गंदगी निकलेगी उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा, वो सब क्या है? उत्सर्जी अंग है। अब कहोगे सर जी क्या क्या है उत्सर्जी अंग? तो भैया त्वचा क्या है? उत्सर्जी अंग है। क्या त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है? निकलता है। तो जो यहाँ पार्ट की लिखे हैं उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का मतलब शायद अब आप लोग के समझ में आ गया होगा। आ गया होगा ना? क्या लिखना जरूरी है? परिभाषा। परिभाषा पूछने की बात नहीं है, खाली आपको जो बताए उतना याद करना है। शरीर से गंदगी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? जो अंग निकालते हैं वो सब क्या होते हैं? और जो पदार्थ निकलते हैं वो क्या होते हैं? तीनों स्टेप समझ में आ गया, बस उतना बहुत है। उसके बाद प्रमुख उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं। प्रमुख में देखा जाए तो प्रमुख में क्या होगा बताओ? फेफड़ा। और क्या होगा? आंत, यकृत। आंत में कौन? छोटी आंत नहीं, बड़ी आंत। अगर आंत में पूछेगा, आंत में 2 होती है, तो बड़ी आंत जो होती है, तो बड़ी आंत भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, अंग है। तो फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया, त्वचा हो गया, वृक्क हो गया, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। बात समझिए ना? अब बात आएगी सर जी ये फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है? रे भैया फेफड़ा जो होता है वो CO2 का करता है। किसका? क्या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में अगर बन गई है तो कहते हैं गैस बन गई है। क्या CO2 को शरीर एक्सेप्ट करता है? O2 लिया, उसके बाद देखो CO2 तुरंत छोड़ देता है। तो CO2 हम लोग के लिए क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। और किसका निकालता बताओ? बलगम देखो निकालता है ना। फेफड़ा जो होता है बलगम में निकालता है। तो बलगम क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। अब बात आएगी आंत की। आंत की तो आंत क्या निकालता है? अरे भाई काइल। क्या निकालता है? काइल। काइल समझ रहे हो ना? है बड़ी यार, जो काइल निकालता है सुबह सुबह, सब पता है। तो काइल को मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल। तो ये काइल भी निकालता है। काइल का रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला होता है। और पीला क्यों होता है बताएंगे हम। तो यहाँ पे यकृत हो गया। यकृत भी क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। किसको? अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। यहां बात आ गई त्वचा। तो त्वचा किसका करता है बताओ? सीवम। किसका करता है? सीवम करता है। पसीना करता है। किसका? पसीना का। अगर वृक्क का बात आएगा यहाँ पे तो ये यूरिया करता। किसका? यूरिया का उत्सर्जन। किसका? यूरिया का उत्सर्जन करता। अब यूरिया की बात आ गई तो जो पेशाब होता है, पेशाब में क्या होता है? यूरिया। तो वही मतलब पेशाब का उत्सर्जन कौन करता है? वृक्क करता है। और पेशाब बनता कहाँ है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। तो वृक्क के बारे में आप लोग जान लीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वृक्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। तो यहाँ पे किडनी इंग्लिश वर्ड है और किडनी देखो सब लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? अभी वृक्क कहोगे नहीं समझ पाएंगे। और हम लोग सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं? इसको गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कहते हैं गुर्दा है। तो गुर्दा में हो गया है, स्टोन हो गया, पथरी हो गई है, गुर्दे की थैलीम हो गई है, पित्त की थैलीम हो गई। तो इसी जो बात करते हैं ना, इसी को गुर्दा भी बोलते हैं, इसी को वृक्क भी बोलते हैं, इसी को किडनी भी बोलती हैं। किडनी की संख्या अगर देखा जाए शरीर में कितनी होती है पहले यहां समझ लिया जाए। तो ये सब किसका किसका करते हैं समझ गए ना? ये जो फेफड़ा होता है किसका करता है? CO2 का। और किसका करता है? बलगम करता है। बड़ी आंत जो है किसका करता है? काइल का उत्सर्जन करता है। यहाँ बात आ गई त्वचा। त्वचा किसका करता है? सीवम करता है। पसीना करता है। पसीना नहीं है उत्सर्जी अंग। देखो अरे भाई पसीना करेगा तो यहाँ पे देखो यन्ने का भी करता है। NaCl नमक का। किसका? सोडियम निकालता नहीं निकालता बताओ? अरे देखो जब पसीना सीवम निकलता है, देखो पसीना निकलने के बाद सब कपड़े उपड़े सफेद पड़ जाते हैं ना। कभी जीभ टच करेगा देखो खारा होता है क्योंकि नमक में निकलता है। क्या निकलता है? नमक। देखो सफेद सफेद बन जाता है जब कभी पसीना काला कपड़ा पहन। देखो काला शर्ट पहनिए, देखिए पसीना होने के बाद सूखने के बाद देखो अंदर क्या रहता है? व्हाइट व्हाइट। तो क्या है बताओ? सोडियम है। क्या हो? सोडियम है। उसका स्वाद कैसा होता है?
खारा होता है, क्या होता है, खारा होता है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो पूछेगा कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, ये सब उत्सर्जी अंग है, लेकिन मुख्य की बात करेगा तो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है बताओ, किडनी है सब, लेकिन प्रमुख मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करेगा तो जो किडनी होती है वृक्क, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग अगर कभी पेपर में पूछ लिया कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है तो आप लोग क्या बताओगे, बताओ किडनी है सब। अरे उत्सर्जी अंग ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन प्रमुख में सब थोड़ी लिखना है। तो पढ़ना हमको इतना है, इसमें प्रमुख की बात करेगा, मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करेगा तो वृक्क है, क्या है, वृक्क। अगर ये फेफड़ा में ये वृक्क रूप जो होता है, ये उस यूरिया का उत्सर्जन, तो ऐसा माना जाता है कि वृक्क जो है ये प्रमुख उत्सर्जी या मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है ये, मुख्य उत्सर्जी अंग है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, लिख लिए हो ना, लिखो वहां पे स्टेप। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क है। देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करेगा तो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। लिख लिए, वृक्क जो है ये मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो इसको मिटा दें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, इसमें फेफड़ा तो बाद में पढ़ेंगे, आंत तो अभी जब पाचन तंत्र पढ़ाए थे वहां आ जाएगा, यकृत तो ग्रंथि में पढ़ना पड़ेगा, त्वचा तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, ये अलग अलग टॉपिक हो जाएगा। इस पांचों में हमें क्या पढ़ना है, वृक्क पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वृक्क। तो हमको पढ़ना है किडनी, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब तो बताओ मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, बोलिए। मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करेगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, वृक्क। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वृक्क। तो वृक्क की बात करेगा तो वृक्क की संख्या, तो आइए समझते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी, और इसको सामान्य बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं, गुर्दा। क्या बोलते हैं, गुर्दा। बात समझ गए ना। तो ऐसा कहा जाता है कि वृक्क में अगर स्टोन बन जाता है तो वृक्क में जो स्टोन बनता है, पथरी, स्टोन मतलब क्या होता है, पथरी। तो पथरी क्या वृक्क में नहीं होता है, कहते नहीं पित्त की थैली में है, उसमें है। गुर्दम भैया पथरी हो गई है, ये बोलचाल देखो ना, पथरी कहाँ हुई है, गुर्दा में। तो गुर्दा जब कहेगा इसका मतलब कहाँ हुई है, बताओ, किडनी में। और जब किडनी में पथरी होती है तो क्या उसका ऑपरेशन होता है, गलाते हैं, क्या करते हैं उसका। तो किडनी में अगर पथरी हुई है तो किडनी बीमारी है, क्या है ये, किडनी की बीमारी है। तो किडनी में अगर पथरी हो गई है तो उसके लिए क्या है, किसकी, अगर पूछे किसका बना होता है वो, क्या बताओगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट। किसका, हाँ, कि किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जो स्टोन होता है पथरी, तो पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है, स्टोन। अब इसमें देखिए जो वृक्क होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, अगर संख्या की बात करेगा तो वृक्क की संख्या कितनी होती है बताओ, इनकी संख्या कितनी होती है, लिख लीजिए। इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2 होती है। वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लिख लीजिए, संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब बात आएगी कि ये आकार कैसा होता है, इसका किस आकार का बना होता है। तो आकार इसका देखा जाए तो सेम के बीज के आकार का होता है। किसके, सेम के बीज के आकार की होती है किडनी। लिख लीजिए, सेम के बीज या सेम के आकार की, सेम के बीज के आकार की होती है किडनी। तो सेम का बीज देखो, अगर अंदर कभी देखो इस तरह रहता है ना, जो सेम खाते हो उसके बीज का आकार इस तरह देखो, संख्या 2 होती है, आकार इसका सेम के बीज के आकार का होता है। इतना लिख लीजिए। जो इनकी संख्या जो होती है, अगर भार पूछेगा, अगर भार की बात पूछेगा तो भार अगर पूछेगा मेल में, तो मेल में इसका भार कितना होता है, 150 ग्राम। लिख लीजिए, किडनी अगर कोई मेल है तो उसकी जो किडनी का भार होगा तो सामान्यतः देखा जाए तो 150 ग्राम। अगर वहीं फीमेल है, अगर वहीं पे कहा जाए फीमेल कोई है, तो फीमेल का जो भार होगा वो कितना होगा, 140 ग्राम। और अगर औसत में कभी पूछ ले, ना मेल पूछे ना फीमेल पूछे, औसत में पूछेगा तो 140 ग्राम आप लोग ऑप्शन मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। बात समझ गए ना। जैसे कभी मेल ना दिया हो, फीमेल ना दिया हो, कहा किडनी का भार कितना होता है, तो इसके अप्रोक्सीमेटली 140, 150, 50 तक का जो ऑप्शन मिलेगा आप लोग सही मार दीजिएगा। बात समझ गए ना, क्योंकि कहीं कहीं अलग अलग मिलता है।
तो मेल में कितना होता है 150 ग्राम, तो फीमेल में कितना होता है 140 ग्राम। 10 ग्राम किडनी का भार कम होता है फीमेल में, खाली किडनी का भार कम होता है और कुछ कम नहीं होता। जो जज्बा कभी कम नहीं होता है, खून कम, अरे खून कम होता है खून कम होता है, हाँ ये बात सही है। फीमेल में जो है जो ब्लड होता है 5.5 लीटर, और फीमेल में कितना होता है 5 लीटर होता है। तो फीमेल में जो ब्लड होता है वो कम होता है। जब ब्लड कम होगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन ही कम होता है, बात समझ गए ना। तो हीमोग्लोबिन कम होता है इनके अंदर, आयरन। तो जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या कम होगा, आयरन कम होगा, और जब आयरन कम होगा तो और क्या कम होगा। और शरीर में अगर आयरन कम होगा शरीर क्या होगी, मुलायम होगी, कोमल होगी। इसीलिए कहते हैं जो फीमेल होते हैं और मेल होते हैं दोनों के शरीर के अंतर होता है। मेल का देखो, मेल में आयरन ज्यादा होते हैं तो इसलिए उनका शरीर क्या होता है, कठोर होता है, बात समझिए ना। हाँ, फीमेल का शरीर अगर कोमल है तो कोमल के पीछे क्या उनके अंदर आयरन कम होती है, और आयरन कम होने से क्या होता है, ये होता है कठोरता कम होती है। अब सुनिए यहाँ पे कितना होता है 140 ग्राम, ये मार्क करवा सकते 140 ग्राम। अगर बात करेगा किडनी, तो किडनी की संख्या कितनी होगी भैया, 2 होती है। आकार कैसे होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। भार की बात करेगा कितना होगा 150 ग्राम, फीमेल में कितना होता है 100। अगर पूछेगा इसके ऊपर जो झिल्ली होती है, और झिल्ली किसकी होती है, तो पेरिटोनियम की झिल्ली, किसकी, पेरिटोनियम लिखो, पेरिटोनियम की झिल्ली होती है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की झिल्ली होती है, पेरिटोनियम। अगर पूछेगा किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, तो पेरिटोनियम की, लिख लीजिए पेरिटोनियम की होती है, इसको लिख लीजिए आप लोग। और किडनी के बारे में और क्या पढ़ोगे बताओ, ये क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग भी क्या है, किडनी ही है। अगर बात करेगा मुख्य उत्सर्जी अंग, तो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है बताओ, किडनी ही है। और किडनी का जो बाहरी भाग होता है उत्तल होता है, और आंतरिक भाग क्या होता है, अवतल होता है, ये भी लिख लो। किडनी का जो बाहरी भाग होता है, जो भाग की बात करेगा किडनी, तो किडनी का जो बाहरी भाग होता है, किडनी का जो बाहरी भाग होता है, लिख लीजिए, बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बाहरी भाग लिख लीजिए। बाहरी भाग जो होता है किडनी का, वो होता कैसा है बताओ, उत्तल होता है। कैसा होता है, उत्तल होता है। और किडनी का जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग, किडनी का जो आंतरिक भाग होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है, भी नोट कर लीजिए। और किडनी के जो बाहरी भाग होते हैं, बाहरी भाग को हम लोग और क्या कहते हैं बताओ, इसको ये बाहरी भाग उत्तल होता है, इसको हम किसका बना होता है बताओ, कार्टेक्स का। किसका ये बना होता है, कार्टेक्स। किसका बना होता है, लिख लो, कार्टेक्स का बना होता है, लिख लीजिए, किसका, कार्टेक्स को, बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। क्या बोलते हैं आंतरिक भाग को, लिख लो यहाँ पे मेड्यूला, मेड्यूला, ये भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछ लेगा किडनी का बाहरी भाग कैसा दिखता है, तो आकार कैसा होता है, उत्तल, और आंतरिक भाग कैसा होता है, उत्तल होता है। अगर कहेगा किडनी के बाहरी भाग को कहते क्या है, तो बाहरी भाग का नाम क्या है, कार्टेक्स, और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। और किडनी के बाहरी भाग कैसा होता है बताओ, उत्तल होता है। आंतरिक भाग कैसा होता है, अवतल होता है। बात समझ गए ना, अवतल उत्तल समझ रहे हो ना। उत्तल में बीच में क्या होता है, उभरा होता है, किनारे किनारे क्या होता है, पतला होता है। हाई स्कूल में आप लोग पढ़े हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस जो होता है बीच में क्या, उत्तल लेंस बीच में उभरा होगा और किनारे किनारे क्या होगा, पतला होगा। और अवतल में क्या होता है, बीच में दबा होता है, किनारे किनारे मोटा होता है। तो आकार में बात करेगा तो बाहरी भाग उत्तल होता है, आंतरिक भाग अवतल होता है। बाहरी भाग को कहते क्या है, कॉर्टेक्स। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेड्यूला कहते हैं। अच्छा ये बताओ, किडनी का जो ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं होता है, होता है। किडनी का क्या होता है, ट्रांसप्लांट होता है। 48 घंटे के अंदर आप किडनी को चेंज कर दीजिए।
जैसे किडनी है तो किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। आदमी क्या एक किडनी पे जिंदा रह सकता है? बोलिए हाँ, किडनी, एक किडनी पे हम लोग जिंदा रह सकते हैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक कहने का मतलब कभी कभी डॉक्टर लोग ऐसा सुनने में आता है कि चोरी भी कर लेते हैं किडनी की। बात समझ गए ना? इलाज किसी कराने गए हैं, ऑपरेशन किए हैं, एक किडनी निकाल लिए, या किसी को एक किडनी देना है तो आप एक किडनी जिंदा रह सकते हो। बस अंतर यही है, जहां आपको 80 साल जीना है वहां 70 60 साल जियोगे। 10-20 साल आयु क्या होती है? कम हो जाती है। 10-5 साल आयु कम होती है और भार ज्यादा नहीं उठा सकते। अरे भाई एक किडनी निकल गई तो कुछ प्रयोजन तो होगा ही। अभी देखो बिहार में जो मुख्यमंत्री पहले थे लालू यादव, नाम सुने हो ना? सुने नहीं सुने हो? बिहार लालू यादव, तो लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी, छोटी बेटी, तो लालू यादव जेल में थे, उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो अपनी एक किडनी अपने पापा को दान दे दी है। एक किडनी दी है, एक किडनी जिंदा है वो। तो एक किडनी आप दे सकते हो, एक किडनी भी इंसान जिंदा रह सकता है। बस बात यही होती है ज्यादा भार नहीं उठा सकते हो। थोड़ा आयु का भी अलग फर्क पड़ता है। जहां उसको 90-80 साल जीना है, 10-5 साल कम जिएगा, तो एक किडनी पे इंसान जिंदा रहता है। तो होता क्या है उसमें कि 48 घंटे के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट कर दो। तो अगर आप कोई पूछेगा किडनी जो होती है उसका ट्रांसप्लांट जो करना होता है, तो ट्रांसप्लांट करने के लिए बताओ, ट्रांसप्लांट करने के लिए समय कितना मांगता है? 48 घंटा। लिख लीजिए, 48 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अगर किडनी इधर लेटाए हो, इधर निकालो किडनी, उधर भी उसका जिसको लगाना है उसको लगा दीजिए, या उसको निकालो कांच में कहीं रखे हो, उसमें एयर ना लगे, उसमें हवा ना लगे, ऐसा सेफ्टी में रखना पड़ता है। नहीं तो 48 घंटे के बाद किडनी क्या हो जाएगी? वो खराब हो जाएगी। जो तमाम अफवाह सुनती हैं, आया था किडनी चोर, किडनी कैसे किडनी चोर होगा बताओ? उसको पता है किडनी कहाँ है, कहीं थोड़ी ना फाड़ा तो निकाल लिया, उसको झोलम टांगा ऐसे, लोग किडनी लेके चले गए डॉक्टर के यहाँ, दे दो किडनी खराब। वो किडनी किसी काम का है? वो इतना सेफ्टी निकालना पड़ता है, उसमें हवा ना लगे, और 48 घंटे के अंदर लगा दीजिए जिसको लगाना है। नहीं किडनी कोई मतलब नहीं, खराब हो जाती हो, डेड हो, कोई मतलब नहीं किडनी का। तो वही है ट्रांसप्लांट कितने दिन में बताता हूँ। किडनी का ट्रांसप्लांट जो है 48 घंटे के अंदर में किडनी का ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। अगर किडनी निकाले हो दूसरे व्यक्ति के अंदर लगाना है तो कितने घंटे में? हाँ, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मान लो बगल मरीज नहीं लेटा है, तुमको दूर ले जाना है, तो इतना समय ध्यान रखो कि 48 घंटे के अंदर अंदर उसके पास पहुंच जाइए किडनी, और पहुंच के उसको डॉक्टर लोग उसको लगा दें, नहीं तो कोई मतलब उसका नहीं है। तो किडनी का ट्रांसप्लांट जो होता है, किडनी की नापने की इकाई क्या होती है बताओ? अगर इकाई पूछेगा किडनी की नापने की इकाई, तो इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। ये बहुत बार आया है, बताओ क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की संख्या पूछेगा शायद 8 लाख के आसपास होती है। कितना संख्या की बात करेगा नेफ्रॉन की संख्या, तो संख्या शायद 8 लाख के आसपास होती है। क्या नीचे यहां तक दिख रहा है? कितना होती है? 8 लाख के आसपास नेफ्रॉनों की संख्या होती है। 8 लाख के आसपास नेफ्रॉनों की संख्या होती है। लिख लिए हो? यहां देख लीजिए, किडनी का आकार 2 है। और सुनिए, किडनी 2 होता है तो निकालते कैसे? अगर एक किडनी काट लिए, यहां से निकाल लिए, तो एक किडनी पे इंसान जिंदा रहता है। तो एक पे जिंदा, और ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं सर जी यहाँ ऊपर नीचे से बना दिए हैं, इसका मतलब है किडनी एकदम एक समान पे नहीं रहता, थोड़ा एक ऊपर रहता है, एक नीचे, अलग थोड़ा रहता है दोनों में। और ये यहाँ किडनी से जो आता है क्या है? मूत्र वाहिनी है। और ये क्या है? यहाँ मतलब पेशाब यहाँ इकट्ठा होता है, मूत्राशय है ये। और ये मूत्र मार्ग है जिस रास्ते से पेशाब निकलता है। तो ये इसके पार्ट है। अगर पूछे किडनी का मुख्य काम क्या है, तो बताओ पेशाब का निर्माण करना। इसका ये किसका उत्सर्जन करता है बताओ? यूरिया करता है। क्या करता है? यूरिया। और यूरिया बाद में किसमें बदलता है? अमोनिया में। किसमें? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? और बाद में जब कहीं पेशाब करते हैं, देखो जब पेशाब ताजी रहती है तो बदबू कम आती है, और वही पेशाब को थोड़ा पुरानी हो जाती है, देखो 1-2 घंटे बाद जाओ तो वही यूरिया जो है अमोनियम चेंज हो जाता है। इतनी तेज बदबू आती है, बहुत तेज बदबू आती है, आती नहीं आती है? तो लेकिन वही चीज अगर छोटा बच्चा है पेशाब करेगा, छोटा बच्चा जब पेशाब करता है तो उसके अंदर यूरिया कम होता है। क्या होता है?
और यूरिया कम होता है तो अमोनिया कम बनता है, और जब अमोनिया कम बनेगा छोटे बच्चों के अंदर देखो उनकी पेशाब उतना बदबू नहीं करती है। देखो जब छोटा बच्चा रहता है तो माँ उसको बिस्तर पे कहीं कपड़े में एक बार दो बार कर देता है, क्या हमेशा धुल थोड़ी ना है उसको, तो उतना बदबू नहीं करता बच्चों का पेशाब। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है, जब वो अन्न का सेवन करने लगता है, बस समझिए ना, जब अनाज रोटी दाल चावल बढ़िया मुर्गा का खाने लगता है, तब देखो तो वही स्मेल करता है उसका। वही हम ये क्या बताओ, मेडुला क्या है ये, मेडुला। इतना लिख लिए हो ना, क्या इतना मिटा दिया जाए, यहां तक कोई दिक्कत? एक बार बोलिए आप लोग, संख्या कितनी होती है किडनी की? 2। आकार कैसे होता है? सेम के बीच की आकार का होता है। किडनी का भार कितना होता है मेल में? 150 ग्राम। फीमेल में कितना होता है? अगर औसत पूछ लेगा वैसे, मेल फीमेल ना दे और पूछ ले किडनी का भार कितना होता है, तो अगर नॉर्मली पूछेगा किडनी का भार 140 मारिएगा आप लोग। ऑप्शन में क्या मारोगे? अगर 140 ना दिया हो उसके आसपास, तो इसके आसपास कोई संख्या 150 देख लीजिएगा, बात समझ गए ना। लेकिन एवरेज में यही मारिएगा आप लोग। और मेल की बात करेगा तो मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, 10 ग्राम का अंतर होता है। किडनी के ऊपर जो झिल्ली बनी, इसे हम शरीर के ऊपर झिल्ली त्वचा है ना, इसी किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है पतली सी, वो झिल्ली किसकी होती है बताओ? पेरिटोनियम। किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम की झिल्ली बनी होती है। किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्यों मुख्य उत्सर्जी अंग है? क्योंकि ये किसका उत्सर्जन करता है? पेशाब का, यूरिया करता है। तो उत्सर्जन फेफड़ा भी है, लेकिन अगर सबसे मेन की बात करेगा तो मेन कौन है? हाँ, वृक्क है। तो वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगर यहां तक कोई डाउट हो बताइए। किडनी का जो बाहरी भाग होता है वो कैसा होता है? उत्तल होता है। आंतरिक भाग कैसा होता है? अवतल होता है। बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कॉर्टेक्स। अंदर के भाग को क्या बोलते हैं बताओ? मेडुला बोलते हैं। तो ये चीज लिख लीजिए, आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। ट्रांसप्लांट कितने में होता है? 48 घंटे के अंदर किडनी अगर निकाल रहे हो तो 48 घंटे के अंदर दूसरे व्यक्ति में लगा दीजिए। नहीं, किडनी का कोई मतलब नहीं है, और किडनी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो उसी के 48 घंटे के अंदर किडनी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगा दीजिए। उसके बाद किडनी को मापने की या किडनी की जो कार्य करता है, कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है ये? नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 लाख। अगर शरीर में 8 लाख नेफ्रॉन पाए गए, किडनी की जांच हुई, किडनी की जब जांच हुई तो 8 लाख नेफ्रॉन अगर पाए गए, इसका मतलब उसकी किडनी क्या है? सही है, सही काम कर रही है। और जब नेफ्रॉनों की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब सुनो, किडनी भैया थोड़ा किडनी खराब है, सुनियो नहीं सुनियो, किडनी खराब, तो दवा करवाता। देखो क्यों, जिसके चेक करवाया और नेफ्रॉन संख्या मतलब 5 लाख हो गई, 4 लाख हो गई, इसका मतलब किडनी अब धीरे धीरे खराब हो रही है। आप समझ रहे हो ना। और अगर पूरा 8 लाख के आसपास पूरा मेंटेनेंस, मतलब किडनी पूरा काम बराबर कर रही है। जब 4 लाख नेफ्रॉन बचे तो किडनी आधी काम कर रही है, तब भी इंसान जिंदा रहता है, दिक्कत नहीं। कभी कभी सुनिए किडनी बिल्कुल नहीं काम कर रही है, और जब किडनी कब बिल्कुल काम नहीं करती है तो बताओ क्या होता है? क्योंकि जो किडनी होती है ब्लड को छानने का काम करता है, ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। बताओ, ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है? नहीं, ब्लड को शुद्ध करता है फेफड़ा। आज जान जाइए, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। और ब्लड को छानता कौन है? किडनी। ये दो अंतर समझिएगा। अगर ब्लड को शुद्ध कौन करेगा? फेफड़ा करता है। और ब्लड को छानता कौन है? किडनी। और जब किडनी बिल्कुल छानना बंद कर देती है, देखो अगर शरीर में ब्लड, किडनी सही है तो ब्लड को छान रही है, और जब ब्लड को छान दे रही है तो खून वहीं से गंदगी हट गई और मेन साफ साफ ब्लड क्या हो गया? छन गया हो। छनने के बाद पूरा शरीर बॉडी में जा रहा, पूरा बॉडी काम कर रहा है पूरा। लेकिन अगर किडनी खराब हो गई है तो क्या ब्लड छनेगा? बोलिए नहीं, क्योंकि किडनी तो ब्लड को छानती है। जब किडनी खराब होगी तो ब्लड को छानने का काम नहीं करेगा, और जब ब्लड को छानने का काम नहीं करेगा क्या इंसान जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए कभी सुने, जिसकी किडनी पूरा खराब हो जाती है उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्या सुने में सुने हो? कहते हैं इनका डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस में क्या होता है कि 4 दिन के बाद जाते हैं, पूरा शरीर का ब्लड निकलवा के दूसरा ब्लड डाल देते हैं, फिर 4 दिन बाद जाते हैं, फिर 4 दिन बाद होता है डायलिसिस। तो डायलिसिस में हर हफ्ते में 2 बार होता है। पूरे शरीर का ब्लड निकलवा लेंगे तो किसके पास इतना पैसा है पूरी जिंदगी में से खाली खून निकालते रहे? बताओ। तो डायलिसिस सुने हो, इनका डायलिसिस चल रहा है। तो ऐसे इंसान बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब किडनी खराब होती है तब क्या होता है? डायलिसिस। और डायलिसिस का जो डेट होता है हफ्ते में 2 दिन क्यों होता है? बोलिए, हफ्ते में 2 दिन क्यों होता है? सुनिए,
हम बता रहे हैं क्यों होता है। हफ्ते में 2 दिन, इसलिए हफ्ते में 4-5 दिन बाद इसलिए होता है डायलिसिस। डायलिसिस में करना क्या होता है, जब जाओगे शरीर, तुम्हारे शरीर का पूरा ब्लड निकाल लेंगे और नया ब्लड चढ़ा देंगे। तो क्योंकि वो किडनी काम नहीं कर रही है, जो नया चढ़ाएंगे जब तक उसकी आयु है 3-4 दिन तब तक काम करेगा, फिर वो बेकार हो गया, कोई छान ही नहीं रहा है। बात समझिए ना, फिर वो चलेगा, उसके बाद फिर निकाल के फिर दूसरा डालेंगे। तो क्यों अगर वही जो छानने वाला काम है वो नहीं करता होता तो दोबारा खून चढ़ाने कर सकता है? नहीं है, क्योंकि वो छान ही नहीं रहा है भाई। तो ऐसा क्यों 4 दिन बाद करते हैं? क्योंकि ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बोलिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी कार्यकाल कितना होता है? 4 दिन। और प्लेटलेट्स का काल कितना होता है? जीवन काल 7 दिन। मतलब ब्लड में होते हैं आरबीसी, 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। कितने दिन तक? और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो जिंदा रहते हैं कितने दिन तक? 4 दिन तक। और जो प्लेटलेट्स होती है तो शरीर में होता है ना, ब्लड में क्या होता है? प्लेटलेट। अभी किसी को डेंगू होता है तो कहते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो गई है। नॉर्मली हम लोग के अंदर में 2 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए, 2-2.5 लाख। अगर प्लेटलेट्स कम होती है तो इसका मतलब डेंगू बुखार जब होता है शरीर सुस्त पड़ जाता है। तो ब्लड में होता है प्लेटलेट्स, उनका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। और डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का 120 दिन। आरबीसी जो होती है तो आरबीसी का उसको क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं आरबीसी को? लाल रुधिर कणिकाएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा भाग क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। बात समझ गए ना? तो इसीलिए अब उसमें आरबीसी जीवन काल कितने दिन है? ब्लड में आरबीसी है और ब्लड में डब्ल्यूबीसी है और ब्लड में क्या है? प्लेटलेट्स है। उसमें आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का 7 दिन। अब मजबूरी क्या है? क्योंकि ब्लड में जिंदा रहने के लिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों होना चाहिए ना। अब उसमें अगर उसमें 120 दिन है, अगर आरबीसी का जीवन काल यहाँ पे 120 दिन है, कितना है? आरबीसी का 120 दिन है। अगर डब्ल्यूबीसी का कितना? 4 दिन है। और जीवन काल इतने दिन बाद मर जाते हैं, वो फिर काम नहीं करता। और प्लेटलेट्स कितना है बताओ? अगर बोलेगा प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट कितना है? 7 डे है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लेटलेट्स में देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिन। तो डायलिसिस 4 दिन बाद ही क्यों होता है? मजबूरी है। क्योंकि देखो ये तीनों किस में होते हैं? ये जो तीनों बता दिए हैं, तीनों किस में होते हैं? ब्लड में। किस में होते हैं? ये तीनों होते हैं ब्लड में। तो ब्लड में अगर डाला गया ब्लड पूरा, तो अगर 4 दिन बाद क्या होगा? डब्ल्यूबीसी खत्म। और जब डब्ल्यूबीसी मर जाएगा तो बचा कौन? आरबीसी, प्लेटलेट। तो ये भी जरूरी है, तो उसका एक भाई क्या हो गया? समाप्त। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मजबूरी में 7 दिन। अगर सुनो, अगर ये भी मान लो सपोज ये भी 120 दिन होता है, ये भी 120 दिन होता है, तो डायलिसिस 120 दिन करवाते हैं। कितने दिन बाद? क्योंकि 120 दिन ए भी जिंदा रहता, 120 दिन ए भी, तो 120 दिन ए भी। अब इसमें इसका 4 दिन है, तो 4 दिन है, 4 दिन बाद खराब हो जाएगा ये, तो एक भाग काम ही नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ता है? तो 4 दिन बाद पूरा खून निकलवा के फिर चलवाना पड़ता है। बात समझ गए ना? इसीलिए डायलिसिस कितने दिन बाद होता है? 4 दिन बाद होता है। बात समझ नहीं आई? तो यहाँ इसका बताने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य इसीलिए था कि किडनी जो होती है रक्त को छानने का काम करती है। क्या करती है? रक्त को छानने का काम करती है। अब इसको हम मिटा के लिख रहे हैं आगे, अभी बहुत कुछ लिखना है इसमें किडनी के बारे में। देखो अगला पॉइंट लिखो, वृक्क रक्त को छानता है। लिखो, रक्त को छानता है। क्या करता है? रक्त को छानता है। शुद्ध नहीं करता, नहीं को रक्त शुद्ध करता है। ये छानना है, छानता। लिखो देखो, देखिए किडनी के आंतरिक प्रवेश द्वार को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। ये भी लिख लीजिए, प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? हाइलम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वृक्क क्या करता है? रक्त को छानता है, शुद्ध करता है फेफड़ा। शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। छानने का काम कौन करती है? किडनी करती है। लिख लीजिए। समझ में आ रहा तुम्हारे अंकित? ठीक।
अरे परेशान मत होइए, बायोलॉजी इतना बढ़िया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खूब अच्छे से पढ़ा देंगे, खूब बढ़िया से सरल भाषा में। किडनी के आंतरिक प्रवेश द्वार को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं, लिख लीजिए। ये जो रक्त को छानता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोहन, लिख लीजिए। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अपोहन। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को पूछेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को अपोहन कहते हैं। और अपोहन क्रिया जो होती है परासरण विधि द्वारा होती है। अपोहन की क्रिया किससे होती है बताओ? परासरण विधि पढ़े हो कभी? परासरण विधि से होती है। परासरण विधि, ये भी लिख लीजिए इसी में, परासरण विधि। परासरण विधि लिख लीजिए, परासरण विधि। किससे? परासरण विधि। अब देखो, वृक्क रक्त को क्या करता है? छानता है। वृक्क रक्त को छानता है। जब वृक्क रक्त को छानता है तो छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोहन। क्या कहलाती है? अपोहन। अपोहन की क्रिया किस विधि से होती है? परासरण विधि से होती है। तो जहां जहां परासरण विधि होगी वहां वहां अपोहन होगा। मतलब छानेगा, छानता किस प्रकार है? मतलब रक्त को छानता है, जब छानता, जहां छानता है तो क्रिया किससे होती है? अपोहन विधि। क्या बोलते हैं उसको? अपोहन क्रिया बोलते हैं। अपोहन क्रिया किस विधि से होता है? परासरण विधि से होता है। तो बताओ, किडनी क्या करता है? ब्लड को छानने का काम करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए। हाँ, देखो अगला, पेशाब का निर्माण कौन करता है? पेशाब का निर्माण, देखिए, निर्माण किडनी करती है। अरे भाई, ब्रिक लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। कौन करता है बताओ? पेशाब का निर्माण। तो ये पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। बताओ, शरीर में पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। किडनी क्या करता है? ब्लड को छानने का काम करता है, शुद्ध करने का, छानने का काम करता है। और जब किडनी खराब हो जाती है तब क्या होता है? डायलिसिस होता है। क्या होती है? डायलिसिस होता है। डायलिसिस में क्या करते हैं? 4-5 दिन बाद जाते हैं, ब्लड को सब निकाल के नया ब्लड, ताजा ब्लड चढ़ा देते हैं। बात समझ गए ना? यही होता है डायलिसिस। तो सबके पास, जिसके पास पैसा है वो करवाए जिंदगी भर, जिसके पास नहीं है तो कितना का। हाँ वही बहनी, 1 साल 2 साल, सही रियलिटी बात है ये। 2-3 साल तक हिम्मत बांधते हैं सब लोग, सही है नहीं? जब तक धन में इधर उधर कर्जा वर्जा लेके। जब जिसके पास पैसे कब तक करवाएगा बताओ? हर हफ्ते उसको 2 बार जाना है ब्लड चेंज करवाने, तो ये कितना पैसा के लगाएगा? जिसके पास कुछ पैसा है वो जिंदगी जिंदा रहता ना, सब जगह है। कहा वाले तुरंत में देखा तानो मार देंगे, इनका लगे रोज रोज जात 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 हरदम हफ्तम दिवाएंगे, कोनो चीज करना पड़ता है, तो बहुत समस्या क्रिएट होती है। सबके बस की बात। बताओ, पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? किडनी करती है। कौन करती है? पेशाब का निर्माण कौन करता है? किडनी करती है। अगर पेशाब की बात आ ही गई है तो पेशाब में देखिए कौन कौन, पेशाब में जल कितना होता है? जल होता है 95%, लिख लीजिए। पेशाब में जल होता है 95%, लिखिए। जल कितना होता है? 95%। लवण कितना होता है? लिखिए। इसमें लवण कितना होता है? लवण होता है 2%, लिखो। लवण कितना होता है? 2% होता है। यूरिया कितना होता है? लिखो। यूरिया होता है 0. लिखो लिखो। यूरिया होता है 2.6, लिखो। यूरिया लिखो। यूरिया होता है इसमें, यूरिया होता है 2.6%। यूरिक अम्ल लिख लीजिए, एक यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल ये होता है 0.6%, ऐसे कुछ होता है, लिखो। ये होता है 0.3, लिखो, सॉरी 0.3%, 0.3। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में करती है। तो पेशाब में जल कितना होता है? जो पेशाब में 95% जल है। कितना परसेंट? जल। अब 5% में और चीजें हैं, केमिकल जो है 5% में। तो लवण कितना है? तो 95 2 97, बचा कितना? 3%। 2.6 हो गया यूरिया, तो बचा कितना? 1-2% बचा। उसी में यूरिक अम्ल कितना है? 0.3%। और भी ऐसी बातें, सोडियम बहुत सारे हैं। इसके पहले अगर कभी किडनी क्लास हम लगभग 20 तत्व का नाम बताया इसमें किडनी होता है पेशाब में, लेकिन सब जानने का विषय यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इतना डीपली तुम लोग का सब्जेक्ट तो है नहीं, उस तरह पढ़ रहे हो कि बायोलॉजी इंटर में लिए हो कि वहां से क्वेश्चन आएगा, तो इतना पर्याप्त है
कि जल कितना होता है पेशाब में 95, लवण कितना होता है 2%, यही इंपॉर्टेंट है। यूरिया कितना होता है 2.6%। यूरिक अम्ल कितना होता है, इंपॉर्टेंट है यूरिक अम्ल। शरीर में अगर यूरिक अम्ल बढ़ गया तो गठिया रोग होता है। क्या होता है, गठिया रोग। सुने नहीं सुने हो? तब जैसे यूरिक अम्ल होता है कहाँ होता है, ये जहां जहां जोड़ होता है यहीं पे यूरिक अम्ल होता है। अगर यूरिक अम्ल बढ़ गया है तो उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। क्या होती है, दिक्कत होती है। उसको कहते हैं, कभी कभी देखो बहुत यंग मोट टाट उठ ही नहीं पाते तो गांठ गांठ से परेशान, देखो तमाम तेल लेके मालिश करते रहते हैं, बहुत समस्या है, पूरा गढ़हाना बताने लगते हैं। देखो पहुंचो भैया बहुत दिक्कत है, कहा बताए, सब कुछ ठीक है, चलना भाई। तो क्यों कहे वो तेल मालिश करो, वो वाला तेल मालिश करो, वो वाला तेल, पर तो वही गठिया। और बढ़ता क्यों है, क्योंकि जो ये एसिड है, ये अम्ल मतलब क्या होता है इसमें, एसिड, यूरिक अम्ल एसिड जो है ये बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो गठिया रोग हो जाता है। इतना समझ गए हो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर पूछ लेगा इसी में कि जो पेशाब होता है, पेशाब का स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद तो ये लिखो अम्लीय होता है। कैसा होता है, लिखो अम्लीय होता है, खट्टा। लिख लीजिए, लिखिए अम्लीय होता है। ये क्या होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान अगर पूछता है तो पीएच मान लिख लो, लिख लो, लिखो इसका इसकी ये इसकी प्रकृति पूछेगा, लिखो इसकी प्रकृति पूछेगा, वही सही है, दिक्कत नहीं है। अम्लीय प्रकृति मतलब वही होता है, अम्लीय मतलब खट्टा, क्षार मतलब तीखा, तो प्रकृति अम्लीय होती है। अगर पूछेगा इसका पीएच मान, जानते हो ना, पीएच मान जानते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे पीएच मान। तो इसका पेशाब का जो पीएच मान होता है, तो पीएच मान कितना होता है, 4.8 से लगा के 8.8 तक होता है। लिखो 8.4, 8.4 ये इसके बीच में पीएच मान होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय है। तो लगभग लगभग 7 से कम रहता है पीएच मान इसका, तो इसीलिए इसकी प्रकृति अम्लीय मानी जाती है। पेशाब का रंग कैसे होता है बताओ, हैं बताइए। अगर पेशाब की बात यहाँ पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो पेशाब का रंग कैसा होता, रंग कैसा होता बताओ, पीला होता है ना। पेशाब का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण। ये बहुत बार पूछा है कि पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम, किसके, यूरोक्रोम। लिख लीजिए, यहीं पे एक बात आती है, मल का पीला रंग। आप कहोगे मल नहीं बताएंगे, जान रहे हो मल क्या है, बात समझ गए ना। जो मल देखो गंदगी जो काई निकलता है, तो मल का पीला रंग क्या होता है, तो मल का पीला रंग जो होता है वो किस कारण होता है, बताइए। लिख लीजिए इसमें क्या होता है, बिलरूबिन, लिखो बिलरूबिन। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशाब का पीले रंग नाइक्रोम और मल का पीले रंग बिलरूबिन। मल का जो पीले रंग है वो किसके कारण, बिलरूबिन के कारण होता है, बिलरूबिन। लिख लीजिए, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। और लिखो यहाँ पे, वृक्क में पाई जाने वाली जो पथरी होती है, वृक्क में पथरी होती है नहीं होती है, गुर्दा, उसे गुदा बोलते हैं, गुर्दा। तो वृक्क में जो पथरी होती है, वृक्क में जो पथरी होती है, पथरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन। क्या बोलते हैं, स्टोन। वृक्क में पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। किसकी, कैल्शियम ऑक्जिलेट। लिख लो कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पथरी होती है, स्टोन पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है पथरी। और बताओ, ये वृक्क क्या करता है, वृक्क जो है जहर को निष्क्रिय करता। लिखो वृक्क, वृक्क जहर को निष्क्रिय करता है, वृक्क जहर को
जहर को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय करता है। दिखाई पड़ रहा नीचे तक? नहीं, देखो ठीक है। वृक्क जहर को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। पहले सुनिए, अगर हम लोग हल्का फुल्का जहर खाए हैं तो उसको मार गिराता है कौन बताओ? किडनी। उसको कौन मार गिराएगा? किडनी। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में जहर खा लेगा कोई तो किडनी कितना लड़ेगा बताओ? किडनी हार जाता है, तो उसी भी इंसान क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर जहर खा के मरा है तो पोस्टमार्टम में क्या चेक होगा? कौन ना शरीर का कौन सा अंग बताएगा कि जहर खाया है? बताओ। जैसे कोई जहर खा के मर गया, और मर गया तो जब उसका पोस्टमार्टम हो कैसे इसकी मृत्यु हुई है, तो किडनी का जहर खा के मरा है ये कौन सा अंग बताएगा? किडनी। उसकी किडनी में जहर का अंग कहाँ रहता है? किडनी में। वो किडनी बता देगी। जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम किडनी निकाले, किडनी जांच होगी, वही किडनी बता देगी हाँ ये इंसान जहर खा के मरा है। बात समझ गए ना? पोस्टमार्टम अगर कोई फांसी लगा के मरा है तो यहाँ गले पे भीख के आकार का शेप बनता है। किसका आकार का? गले पे भी आकार का शेप बन जाता है ऐसे, क्योंकि जब फांसी कोई लगाएगा तो फांसी झूलेगा तो रसरी ऐसे जाएगी ना, जब ऐसे जाएगी भी के आकार का शेप बनेगा, तो जान जाता है आदमी आत्महत्या किया, फांसी लगा के मरा है। कोई किसका गला घोट के मारा है तो उसके लिए क्या होता है? जब गला घोट के मारा होगा तो आकार वो क्या आकार का? गोल। हाँ, क्योंकि गला घोटेगा तो ऐसे रसोई ऐसे मारेगा, और जब ऐसे करेगा तो आकार कैसे बनेगा? शेप यहाँ पे बताओ। यहाँ जब शेप बनेगा तो गोल आकार का बनेगा, तो कोई इसका मतलब कोई उसका दबाया तब टांगा होगा। और अगर इस आकार का शेप बन गया तो आत्महत्या किया, फांसी लगाया, तो सब पता नहीं पोस्टमार्टम में मालूम चल जाता है इंसान की मृत्यु कैसे हुई है। कभी कभी क्या होता है, किसी को गला घोंट के कोई टांग देता है, कहते फांसी लगा लिया है, कोई कहते हैं कोई टांगा है, तो जांच होती है तो मालूम चलता है। अगर इस तरह का आकार बन गया इसका मतलब कोई मारा है, पकड़ के दबाया है इसे, क्योंकि जब कोई किसी को मृत्यु, जब गला घोटेगा तो ऐसे घोटेगा ना, लपेट के तो ऐसे तनेगा वो, और जब तनेगा तो आकार ऐसे बनेगा, और जब फांसी लगाएगा तो यहाँ ससरी ऐसे जाती है तो भी के आकार का शेप बनता है। अगर कोई जल के मरा है तो कैसे मालूम चलेगा? है कोई जल के मरा है तो कैसे मालूम चलता है बताओ? कोई बताएगा? अगर कोई जल के मरा है तो उसका जो नीचे का जो ये होता है पौलिया, जानो ना, ये जला नहीं होता है, तो इंसान जान जाता है कि ये खुद, मतलब कहने का मतलब है कि खुद ये आग लगाया हुआ है। और अगर कोई आग लगा दिया है तो इसका मतलब पौली भी जल जाएगी, क्योंकि देखो जब कोई किसी को फूंकेगा तो पौली भी जलेगी, और जब खुद आग लगाएगा तो आग लगाने के बाद वो आदमी भागेगा, वो आग लगा लिया क्या शान जलेगा? वो तड़पड़ाता है ना, और जब तड़पड़ाएगा तो भागेगा वो, जब भागेगा तो फिर पैर जो है इसे पड़ेगा, तो तब तक भागेगा वो जब तक उसका पैर पड़ता रहेगा, तो सब अंग जल जाएगा लेकिन नीचे का ये भाग बच जाता है। तो इससे मालूम चलता है कि ये अपने आप आग लगाया है। और इसे मान लो कोई मार के फूंक दिया है तो उसका जब फूंकेगा तो पैर शांत रहेगा, क्योंकि वो स्थिर रहेगा ना, तो वो भी जल जाएगा वो, तो वहां से मालूम चल जाता है। तो जितने अंग हैं सब कहीं ना कहीं से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ना कुछ मालूम चलता है। इस आकार से बनेगा, फांसी लगाया, आत्महत्या कोई की, इसको मार डाला है, और जहर खाया है तो कौन सा अंग बताएगा बताओ? अगर जहर खाया हुआ है तो कौन सा अंग बताएगा? किडनी। कौन सा भाग बताएगा? किडनी बताएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? किडनी का कार्य क्या है बताओ? जहर को निष्क्रिय करना। क्या इसे हम ही लोग हैं? अभी तमाम घास फूस इधर उधर पतना कहाँ देखो कितने चीज गए, कुछ और खा लिए, वहां देखो कोई फल चक्कर खा लिए और चक्कर, तो कभी हल्का फुल्का जब जाएगा अंदर में तो उसको किडनी मार देती है, वो असर नहीं करता। लेकिन जब गोलियां खड़ी खड़ी निकलने के जहर वाली कितनी निशाएगी बताओ? कितनी क्षमता है उसको नशाने? बताइए। हल्का फुल्का जहर रहता है, किडनी उसको निष्क्रिय कर देगी, मार देगी। शराब पी रहे हैं, शराब क्या है? जहर तो है, लेकिन अब किडनी उसको बचाती है। शराब पीने वाले व्यक्ति का क्या खराब होता है बताओ? अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा, नशा कर रहा है, तो उसका कौन सा भाग खराब होगा? किडनी। शराब पीने वाले का सबसे पहले कौन अंग खराब होता है? किडनी खराब होती है, क्योंकि देखो जहर से कौन लड़ता है? किडनी। तो लड़ते जब 40 साल लड़ेगा, 20 साल दारू पी रहे हो, 20 साल दारू पी हो, 20 साल जहरे पी रहे हो, लड़ते फिर कितना लड़ेगा? एक समय ऐसा कहेगा हम लड़ेंगे नहीं, अब हम थक गए लड़ते थे तुमसे, तुम जाते हो 2 बोतल घटक लेते हो, हम कितने लड़े तुमसे? क्योंकि जहर पी रहा हो, और लड़ता बेचारा कौन है? किडनी। तो हल्के फुल्के जहर को निश्चित कर देंगे, ज्यादा ओवर हो जाएगा तो कितना मार लड़ेगा? कोई जहर पीता है ना तो जहर ब्रिक लड़ती है, उससे बचाने का प्रयास करता है पूरा, लेकिन जब पूरा हावी वही है तो ये हार जाता है, जब हार जाता है दम तोड़ देता है, तो किडनी जहर से लड़ता है। अगर कोई इंसान जहर खा के मरा है तो कौन सा बताएगा? तो किडनी बताएगा। किडनी किसका मूत्र का निर्माण करता है? किसका? मूत्र का। किडनी ब्लड को छानता है, शुद्ध करता है। अगर शुद्ध की बात करेगा तो बताओ ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो ब्लड को शुद्ध करने का काम जो करता है ब्लड को, तो ब्लड को शुद्ध कौन करता है? लिखो फेफड़ा। कौन करता है? फेफड़ा।
शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है और छानने का काम कौन करता है? किडनी करती है। लिख लीजिए, शुद्ध करे का अगर लिख लो, शुद्ध ब्लड को शुद्ध कौन करेगा? फेफड़ा। और छानता कौन है? इसीलिए क्या होता है? डायलिसिस। और कितने नेफ्रॉन रहेंगे? किडनी एकदम सही है 8 लाख। और किडनी को मापने की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अगर तुमको किडनी चेक करवाना है, जब किडनी चेक करेगा तुम्हारी किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन है, तुम क्या हो? स्वस्थ हो। तुम्हारी किडनी क्या एकदम मेंटेन भरपूर काम कर रही है, एकदम पूरा ब्लड को छान रही है, पूरा दिक्कत है। लेकिन अगर वही 8 लाख से 7 लाख 6 लाख 5 लाख 3 लाख, इसका मतलब किडनी खराब की ओर जा रही है, किडनी खराब हो रही है, तो ब्लड को उतना अच्छा छान नहीं, तमाम बीमारी पकड़ लेगी। वही देखो परेशान रहते हैं। बस समझ गए ना? तो जहर इसीलिए कहते हैं नशा पत्ती नहीं करनी चाहिए। ब्लड दारू पियेंगे तो सब होगा। बताओ समझ में आएगा नहीं तुम लोग के? किडनी में कोई दिक्कत? जितना पढ़ाए आज इतना समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कहीं कुछ पूछना हो बताइए। किडनी का ट्रांसप्लांट हम लोग कितने घंटे में करते हैं? 48 घंटे के बाद क्या होगा? किडनी खराब। तो कोई मतलब नहीं है, वो किडनी क्या हो गई? बेकार। कोई मतलब नहीं है उसका, किडनी खराब हो गई। वो किडनी को निकालते बहुत सेफ्टी में रखते हैं किडनी को, उसमें एयर हवा ना लगे, कांच में बढ़िया से निर्वात में रख के ले जाते हैं, किडनी को लगाते हैं, उसमें बहुत डक सेफ्टी निकालना पड़ता है। इतना ही बस फाड़े निकाल लिए किडनी, उसको नहीं, बहुत सेफ्टी रखना पड़ता है। वैसे अक्सर किडनी जो लगाते हैं, जिसको लगाना होता है उसको, जिसको निकालना हो बगल बगल लेटा के देखो, ज्यादा उनको आसान पड़ता है। उधर निकाले नहीं उधर लगा दिए, बात समझ गए ना? उधर निकाले नहीं उधर लगा दिए। तो बताओ मुख्य सर्जन कौन है? और उस सर्जन में कौन कौन आता है? त्वचा भी है, यकृत भी है, फेफड़ा भी है, बड़ी आंत भी है और वृक्क भी है। तो मेन कौन था? वृक्क। अब उसमें कौन कौन क्या करता है? क्या हमारा त्वचा जो है अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकालता है? निकालता है। किस क्या निकालता है? सीवम निकालता है, ये सब निकालता है। बताए समझ? निकालता है, पसीना निकालता है, सोडियम निकालता है, नमक निकालता है ना, ये सब होते हैं। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत? पेशाब का निर्माण कौन करता है? किडनी करता है। इसी को हम बोलचाल में क्या बोलते हैं? बताओ, गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं इसी को। पेशाब में जल कितना होता है? 95%। लवण कितना होता है? 2%। और उसका यूरिया कितना होता है? 2 तो यूरिया निर्माण कौन करता है? बताओ, वृक्क करता है। लेकिन सुनो, यही जब यूरिया निकल जाता है, जब बाहर निकलता है तो यूरिया क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। और अमोनिया जब बनेगा तो पेशाब क्या करेगा? बदबू करता है। तो बाहर निकलने के बाद यूरिया से चेंज होता है अमोनिया में। और इसमें होता है यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल बढ़ जाएगा तो कौन रोग? गठिया रोग। कौन होगा? अगर यूरिक अम्ल अगर बढ़ रहा है तो कौन रोग होगा? बताओ, गठिया रोग। क्या होगा? गठिया रोग होता है। तो गांठ, जहां जहां हड्डियों का जोड़ होता है वहां इसको दिक्कत होती है, यहाँ जोड़ पे जहां जहां जोड़ होता है। इसीलिए यूरिक अम्ल बहुत बढ़ना भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं हो, मेंटेन जो एवरेज है एवरेज में रहे। पेशाब की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है पीएच मान। पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। मल का रंग पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। वृक्क में जो पथरी होती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। वृक्क जहर को क्या करता है? हाँ, जहर को मारता है, जहर को निष्क्रिय करता है। तो हम लोग बताओ यहाँ पेशाब के बारे में इतना पॉइंट पढ़े, तो कोई दिक्कत किसी को? बताओ है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे किडनी दो होती है, ये पश्च महाशिरा है, किडनी के ऊपर होता है ये वृक्क है। ये क्या है बताओ? ये वृक्क मतलब किडनी है और ऊपर क्या होता है? अर्धवृक्क। क्या होता है? अर्धवृक्क होता है। जो ऊपर बनाए हुए हैं ये अर्धवृक्क है। इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। और ये होता है मूत्रवाहिनी, ये होता है मूत्राशय, होता है मूत्रमार्ग। हमको लग रहा होगा कि तुम लोग के समझ में आ गया होगा, पूरा भरोसा है कहा गया होगा। अगर किसी को कहीं डाउट है तो आप लोग डाउट को दूर कर सकते हैं। कहीं से कोई क्वेश्चन अगर विचार में आ रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो कल जो तुम लोग का इसके बाद संडे को जो छुट्टी दिन तुम लोग पढ़ाएंगे साइंस, उसके बीच में जो चल रहा है कल वही चलेगा, जो पढ़ाने तुम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री वही चलेगा। लेकिन बीच में जो छुट्टी मिलेगी, छुट्टी दिन तुम लोग को साइंस लेके आएंगे, तो जहां जहां पढ़ा रहे हैं इसको लिखते रहो कहीं ना कहीं। बात समझिए ना? बस समाप्त होता है। धन्यवाद।